आज के सेशन में हम मोल कंसेप्ट्स एंड स्टोकियोमेट्री इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। इन कंसेप्ट्स को स्टडी करने के बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी बट क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे बट वो नेक्स्ट सेशन में। बट इन दिस सेशन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड few basic concepts of mole concept and stoichiometry। तो शुरुआत करते हैं Boyle's law से। So Boyle's law basically it is very famous by this equation P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant। तो जब भी हम Boyle's law की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें स्पेशली हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस ये होना चाहिए कांस्टेंट। सेकेंड थिंग इज कि टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, दे शुड आल्सो बी कांस्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज गैस शुड बी ड्राई, ये सिर्फ ड्राई गैस के लिए ही ट्रू है। चार्ल्स लॉ पे आते हैं। चार्ल्स लॉ इज V1 अपॉन T1 is equal to V2 upon T2 is equal to K। For the Boyle's law, the relation between pressure and volume is pressure is inversely proportional to the volume or volume is inversely proportional to the pressure। Charles law में हम कहते हैं कि volume is directly proportional to the temperature। So तीन चीज़ें चार्ल्स लॉ में भी हमें ध्यान में रखना है। पहली चीज़ कि गैस जो है वो ड्राई होनी चाहिए, ड्राई गैस, और मास ऑफ गैस थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट ये कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। गैस इक्वेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो इसकी जो इक्वेशन होती है इसमें भी गैस, ड्राई गैस एंड मास ऑफ गैस कांस्टेंट, मास ऑफ गैस ये कांस्टेंट होता है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये ऐसा होता है। तो जहाँ भी हमें ये कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, एक सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें वॉल्यूम गिवन है और किसी दूसरे सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वी कैन यूज़ इधर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशन। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम उसमें देखेंगे। अनदर थिंग इज STP। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर इज 273 केल्विन, या फिर इसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर आता है गैलो-सेक्स लॉ। न्यूमेरिकली या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में गैलो-सेक्स लॉ कैसे बहुत हेल्पफुल है वो हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सो द एग्जांपल इज H2 प्लस Cl2। ये दो गैसेज हैं जो कि कंबाइन होती हैं तो ये गैस फॉर्म करती हैं। तो जो सबसे पहली बात हमें गैलो-सेक्स लॉ में नोट करने के लिए है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू गैलो-सेक्स लॉ, इफ वन वॉल्यूम, यू कैन सी कि हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सॉरी, पहले तो इसको बैलेंस करो। गैलो-सेक्स लॉ लगाने से पहले इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। फिर हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। और कितने वॉल्यूम HCl गैस फॉर्म हो रही है? दैट इज 2 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम HCl गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस स्टेटमेंट वी आर एबल टू से जस्ट बिकॉज ऑफ गैलो-सेक्स लॉ। Now, this law is applicable when the volume of the gases are measured at same temperature and pressure। Same temperature and pressure पे हम ये volume measure करते हैं, तो 1 volume of hydrogen is combining with 1 volume of chlorine and it is forming the 2 volume of HCl। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मे बी
we can have the example of formation of ammonia. So we all know that N2 plus 3H2, this gives 2NH3. ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो इसमें अगर एवोगैड्रोस लॉ लगाएंगे तो एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले गैलो-सेक्स लॉ इज 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और प्रोडक्शन कितना होता है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर आपने मल्टीपल गैसेस लिए और हर एक गैस का जो टेम्परेचर है वो प्रेशर है वो सेम है, और जो वॉल्यूम आपने लिया है वो भी सेम है, तो उस गैस में चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो HCl हो, कोई भी गैस हो, उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। इसका मतलब ये कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने डिफरेंट वॉल्यूम्स लिया है गैसेस का, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके वॉल्यूम के ही रेशियो में होंगे। इन अ वेरी सिंपल वर्ड हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन होता है और 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस बनती है, और यहाँ पे जो गैसेस हैं इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं एवोगैड्रो लॉ से कि 1 मॉलिक्यूल of 1 molecule of nitrogen is combining with 3 molecule of hydrogen, और कितने मॉलिक्यूल अमोनिया बनता है 2 मॉलिक्यूल, और यही है एवोगैड्रोस लॉ। तो गैलो-सेक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ का एप्लीकेशन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बेसिकली आपने सुना होगा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि सेम ही एलिमेंट का सिर्फ एक एटम है वो मोनो एटॉमिक है, सेम ही एलिमेंट के 2 एटम है वो डाई एटॉमिक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मोनो एटॉमिक या मोनो एटॉमिक कंपाउंड की बात करें तो दैट इज हीलियम, आप कह सकते हैं दिस इज मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक की बात करें तो ऑक्सीजन है, ट्राई एटॉमिक की बात करें तो ओजोन है, एंड टेट्रा एटॉमिक की बात करें तो P4 है। तो इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। इसकी हीलियम की एटॉमिसिटी इज 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी इज 2, ओजोन की एटॉमिसिटी इज 3, एंड दिस फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी इज 4। एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास इज बेसिकली द मास ऑफ एन एटम। मोटा मोटा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जैसे अगर सोडियम एलिमेंट का एक एटम लीजिए, एक एटम लीजिए सोडियम एलिमेंट का, और इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन सबका वेट कीजिए, सो दैट इज एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी बुक में ऐसे लिखा देखते होंगे कि सोडियम इज इक्वल टू 23, क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14। तो ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं क्योंकि कार्बन 12 से इसका कंपैरिजन करते हैं, इसलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। और ये जो इसके आगे कुछ लिखा नहीं है वो एक यूनिट है, दैट यूनिट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है। तो दिस इज 23। अब इसी एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर पूछा जाए कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है तो आंसर इज 23 AMU। लेकिन अगर पूछा जाए कि सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है तो आंसर होगा 23 ग्राम, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ही पूछा जाए क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है तो 35.5, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है तो 14 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ये जो ग्राम एटॉमिक मास है या फिर एटॉमिक मास है, इसको याद या रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये गिवन ही होगा, ये गिवन होता है। हाँ, ये जरूर है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आपको ये वैल्यूज याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। मॉलिकुलर मास इज वेरी सिमिलर बट इट इज एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम
Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। इसका मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो चूंकि यहाँ पे दो एटम है सोडियम के, और हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे 2 × 23 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं C12, C13, C14, तो हम यहाँ पे 12 लेते हैं, प्लस 12 × 1 कर दीजिए क्योंकि कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 3 इंटू, अच्छा ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको जब आप ऐड करोगे 46 प्लस 12 प्लस 48, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 106। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास इज 106, और सोडियम कार्बोनेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो दिस इज 106 ग्राम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, इसको हम आगे मोल कंसेप्ट में और भी डिटेल में समझेंगे, कि ये जो 106 है, ये सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, उसको वेट करते हैं, तो ये उसका मास है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे जो ये 106 ग्राम है, ये सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल नहीं लिया गया है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए गए, और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिए गए, इतने मॉलिक्यूल लिए गए और उनका वेट किया गया है, तो ये 106 ग्राम आया, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल लिए गए। तो हमें वो मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा इसको समझने के लिए। तो व्हाट इज दिस मोल कंसेप्ट? तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ लिया और आपको यूनिटरी मेथड आता है, यूनिटरी मेथड मतलब इफ 1 मैंगो का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, तो 50 मैंगो का प्राइस कितना होगा? ये सिंपल यूनिटरी मेथड है। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है और जो मैं फ्लो चार्ट बताने जा रहा हूँ ये अगर आ रहा है, तो आप मोल कंसेप्ट के कैसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो। ये फ्लो चार्ट क्या है? इस फ्लो चार्ट में हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का, तो सबसे बीच में आपको ड्रॉ करना है 1 मोल। तो 1 मोल को कैसे डिफाइन किया गया? तो 1 मोल को 3 तरह से डिफाइन किया गया है, वो तीनों तरीके हमको सीखने हैं। तो मैंने ऑक्सीजन का 1 मोल ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के मैंने कितने एटम्स ले लिए? यहाँ पर एटम्स वर्ड यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक एटम है। अगर यहाँ पे O2 होता तो हम यहाँ पे एटम नहीं लिखते, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लिखते। यहाँ पे मैं एटम लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन लिया है तो मैंने कितने ऑक्सीजन के एटम्स ले लिए? Na, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब ये जो Na की वैल्यू होती है, वंस अगेन ये क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, हो सकता है कि ये वैल्यू न दे करके वो सिर्फ 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ही दे रहे हैं, तो आप वही वैल्यू यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा जो दूसरी चीज समझनी है, 1 मोल का क्या मतलब होता है? सो 1 मोल इज ऑल्सो, यहां पे हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, वो होता है 16, और आपको ग्राम लगा देना है। इसका मतलब अगर आप ऑक्सीजन का 1 मोल लेते हैं तो उसका वेट कितना होगा? दैट इज 16 ग्राम। और जो तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि वॉल्यूम एट STP, अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन लिया और उसका STP पे यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम मेजर किया, तो ये आता है 22.4 लीटर, या इसको आप 22400 ml भी कह सकते हैं, और या फिर आप इसको 22400 DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो इसके बड़े सारे कन्वर्जन्स हैं, यूनिट्स हैं,
तो किसी भी यूनिट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हैव टू रिकॉग्नाइज फॉर दैट। मतलब बस यही है, ये दिस फ्लो चार्ट इफ यू रिमेंबर, तो आप मोल कंसेप्ट के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से सीख जाएं, तो आई विल गिव यू 2 मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट एग्जांपल हम सेम ही करने वाले हैं। अभी हम लेते हैं, यहाँ पे एटम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लेंगे। और किसका मॉलिक्यूल ले रहे हैं? इस बार हम वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, H2O। सो वाटर मॉलिक्यूल का अगर मैं 1 मोल लेता हूं, आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो मैंने कितने एटम्स, नहीं अभी आप एटम्स हटाओ यहां से, अभी यहां पे आएगा मॉलिक्यूल। तो आपने 1 मोल अगर वाटर लिया है तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल ले लिए? तो हमने ले लिया Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए। इट्स वेरी सिंपल। जैसे अगर कहा जाए कि हमने 1 डजन ऑरेंजेस लिए हैं, तो मैंने कितने ऑरेंजेस ले लिए? 12 ऑरेंजेस। सिमिलरली इफ इट इज सेड दैट कि 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल लिया है, मतलब वाटर के कितने सारे मॉलिक्यूल ले लिए हमने? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इतने मॉलिक्यूल्स को अगर आप वेट करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलेगा? ग्राम, एटॉमिक नहीं, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? दैट इज 18। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 इंटू 1 प्लस 16 विच इज 18। तो ये तो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है। केमिस्ट्री में मास और वेट से कंफ्यूज मत होइएगा, मास और वेट सेम ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। फिजिक्स में डिफरेंट है। फिजिक्स में मास को अगर आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो आपको वेट मिलता है। बट केमिस्ट्री में दोनों सेम ही कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इट्स मोर और लेस सेम थिंग। नाउ ये वाटर के लिए लिख रहे हैं, तो मैं 18 ग्राम। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 1 मोल वाटर लिया है, इसका मतलब मैंने इतने सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए हैं, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स को अगर मैं वेट करता हूं, तो मुझे मिलेगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। और ये जो वाटर वेपर है, इस वाटर वेपर का वॉल्यूम अगर मैं एसटीपी पे कैलकुलेट करूं, तो मुझे मिलेगा 22.4 लीटर। ये सभी गैसेस के लिए सेम होता है एज लॉन्ग एज इट इज मेजर्ड एट एसटीपी। कोई दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप यूज करोगे तो ये वॉल्यूम डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर हम 273 केल्विन, 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, तो हमें मिलेगा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए ये सेम चार्ट प्रिपेयर करते हैं। लेट्स प्रिपेयर द सेम चार्ट फॉर अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, लेट्स टेक नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लिया। इसका मतलब मैंने नाइट्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए? यहाँ पर एटम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम एटम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। तो मैंने कितने मॉलिक्यूल ले लिए? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स लिए। और इतने मॉलिक्यूल का अगर मैं वेट मेजर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और मुझे मिलने वाला है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, n इज इक्वल टू 14। तो n2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, दिस इज 14 इंटू 2, आंसर इज 28। तो दिस इज 28 ग्राम। और अगर आप नाइट्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, वो भी एसटीपी पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसटीपी पे यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो आंसर इज 22.4 लीटर्स। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल के लिए या किसी भी एटम के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये अगर ड्रॉ हो गया, तो फिर यूनिटरी मेथड के थ्रू हम मोल कंसेप्ट की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन
सो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना परसेंटेज है। सो आप क्या करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, एंड द क्वेश्चन इज की परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ, 40 ग्राम, एंड डिवाइडेड बाय ये टोटल कितना हुआ, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, CaCO3, सो दिस इज 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, and this is 52 plus 48, and the answer is 6, answer is 100, answer is 100. So calcium carbonate का gram molecular mass is 100 and into 100, so the answer is 40%. What is the percentage composition of calcium in calcium carbonate? So answer is 40%. So this is how we'll calculate. तो यहाँ पे आपको उस एलिमेंट का या उस मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास लिखना है जिसका परसेंटेज कंपोजिशन आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय the weight or the gram molecular mass of the given volume, a given molecule, into 100, and this is how we have the percentage composition. After this there is last topic of this mole concept chapter. So the last topic is empirical formula and molecular formula. It's very simple. As we know ki what is molecular formula, so molecular formula, एलिमेंट एग्जैक्टली किस अमाउंट में या किस परसेंटेज कंपोजिशन में कंबाइंड है, मॉलिकुलर फॉर्मूला वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, सो C6H12O6। बट अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एलिमेंट्स है कंबाइंड है वो किस सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइंड है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, सो वी कैन सी कि दिस इज 6, 12 एंड 6, तो वी कैन डिवाइड बाय 6 सो दैट कि ये जितने भी एलिमेंट्स वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएं। तो दिस इज CH2O, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला से जो मैं वेट कैलकुलेट करूंगा, दैट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट, इट्स वेरी सिमिलर टू मॉलिकुलर वेट ओनली। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट ये मॉलिकुलर फॉर्मूले से आएगा, एंड व्हाट इज दैट, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन के लिए वी आर यूजिंग 16, एंड दिस इज 72 प्लस 12 प्लस 96, and if I add all of them, so the answer is, and 9, 10, 180. This is the molecular formula weight. And what is empirical formula weight? Empirical formula weight, so we can calculate from here. एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करने के लिए। तो 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16, एंड द आंसर इज 12 plus 2 14, and the 16, so this is 30. Now there is a relationship between the empirical formula weight and molecular formula weight. What is that relation? So अगर आप molecular formula weight को डिवाइड करोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट से, तो आपको एक इंटीजर नंबर मिलेगा, दैट इज you will get a number 180 divided by 30, and that is 6. So इसको in general हम n कहते हैं, n is a number, it's a whole number. और what is the relationship between the molecular formula and empirical formula? So molecular formula is empirical formula into n. So in this particular case आप देख सकते हैं C6H12
O6 is equal to एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O एन, इसको n टाइम कर दो, मतलब इसको 6 टाइम कर दो, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट वी आर गेटिंग 6. सो यहाँ से हम दो फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं. एक तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला into n, and another thing is कि molecular formula weight divided by empirical formula weight is equal to n. And one more thing which is relative vapor density. तो ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं. relative vapor density. सो किसी भी गैस की डेंसिटी को जब हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के साथ, सो दैट इज रिलेटिव वेपर डेंसिटी. एंड जैसे कोई भी गैस है, उसकी वेपर डेंसिटी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर. इफ़ यू लर्न, इफ यू मल्टीप्लाई by 2 the vapor density of any of the gas, relative vapor density basically, then you will get the molecular weight. So molecular weight is equal to 2 into vapor density or relative vapor density. This formula is another very important formula for solving the numericals. So we have discussed all of the concepts from the mole concept in stoichiometry, and in the next session we'll solve numericals to just solidify these concepts. Thank you.